हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो डिस्कशन है जोड़ों में होने वाली गठिया के लिए, बाय के लिए, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है जोड़ों में गठिया का दर्द होने लगता है। तो उसकी वजह से जो पेन होता है और स्वेलिंग होती है, मूवमेंट ख़त्म हो जाते हैं, उसको हम घुटने की गठिया बोलते हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसके अंदर एक तो रीज़न होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, 60 साल से ऊपर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वियर एंड टियर होते हैं इतनी, क्योंकि जोड़ों के अंदर दोनों एक्टिविटी होती हैं। जब आप एक एज में, यंग एज से ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उसमें टूट फूट भी चलती रहती है और रिपेयर भी होती रहती है। पर एज बढ़ने के साथ साथ जो टूट फूट वाली चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और रिपेयर उतनी हो नहीं पाती है। तो इसीलिए वो जॉइंट उतना अच्छा रह नहीं पाता है, उसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। कई बार सेकेंडरी कॉज भी होते हैं कि किसी वजह से अगर यंग एज में कोई चोट लगी घुटने के अंदर, जिससे कार्टिलेज का डिके हो गया और उसके ऊपर आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, किसी तरीके का कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, तो वो जो गठिया है वो जल्दी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इस चीज़ को देखने के लिए एक तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सरे करा के पता लग जाता है कि जोड़ों के अंदर गैप कम हो रहा है। ये बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी जब पेशेंट आके बताते हैं कि हमारे जोड़ों के गैप कम हो गया है, तो वो बेसिकली उसी कार्टिलेज के घिसने की वजह से होता है। उसके साथ साथ अगर आप उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जोड़ों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो होता है कि जोड़ों में पेन होने लगता है, जिनमें गठिया होती है वो सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है, मूवमेंट कम हो जाते हैं, वो जो सीधे होना और मुड़ना जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है जो कि एक्सरे में दिखती है। कारण जैसे कि हमने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का पहला कारण तो एज ही होता है कि एज बढ़ने से, या यंग एज में भी होती है कि अगर किसी पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया के अंदर फीमेल में हाइट कम होती है, उसके प्रोपोर्शन में वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो घुटनों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, ख़ास तौर से अंदर की तरफ। कई बार ये आनुवंशिक होता है कि कुछ परिवारों में गठिया की बीमारी बहुत जल्दी एज में हो जाती है, और जैसा कि मैंने कहा था कि फ़ीमेल पेशेंट के अंदर, महिलाओं के अंदर ये परेशानी जल्दी आती है। या आप किसी ऐसे व्यवसाय या काम से जुड़े हुए हैं कि जहाँ घुटनों पे बार बार स्ट्रेस पड़ती है, इंजरी होती है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं जहाँ पर घुटनों पे जोर ज़्यादा पड़ता है। कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर किसी को बहुत ही अर्ली एज में हो गई, ऐसी ही कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे हीमोक्रोमेटोसिस हो गई, ये कुछ बीमारियाँ हैं जिनसे घुटने जल्दी एज में ख़राब हो जाते हैं। तो पता कैसे लगाएंगे? आप पहले फिज़िकली एग्ज़ामिन करके देखेंगे पेशेंट को कि उसके स्वेलिंग कहाँ कहाँ है, घुटने में क्रेपिटस की साउंड आ रही है, नहीं आ रही है, रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो गया है और मीडियल जॉइंट लाइन में टेंडरनेस हो रही है। आप उनकी हिस्ट्री से पता लगा लेंगे कि कितने साल से परेशानी है, क्या जोड़ों में और जोड़ों में भी दर्द होता है, कहीं वो कोई रूमेटॉइड तो नहीं है। और चीज़ों को आप हिस्ट्री लेकर बातचीत करके रूल आउट करते हैं हम, और एक्सरे करके देख लेते हैं। तो एक्सरे से बहुत हद तक आइडिया लग जाता है, और कई बार कंफर्मेशन करने के लिए हम एमआरआई भी कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं कि अगर कोई और आर्थराइटिस की बीमारी तो नहीं है, जैसे रूमेटॉइड, यूरिक एसिड जैसी बीमारियां, उनके बारे में हम ब्लड टेस्ट से पता लगा लेते हैं कि कहीं वो कारण तो नहीं है। तो ज़्यादातर जो एल्डरली पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होती है, जब उम्र के साथ बढ़ने वाली गठिया ही होती है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट का पहला पार्ट जो है वो हमेशा वेट लॉस से स्टार्ट होता है और एक्सरसाइज करने की बात आती है। अब ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है कि लोग कहते हैं साहब हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं और फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है और हम एक्सरसाइज भी करते हैं। तो यहाँ इसके दो जवाब हैं। पहला तो ये कि वेट लॉस करना जो है वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके करना चाहिए। मतलब कि किसी डाइटिशियन से आप बताइए कि आप दिन भर में क्या खाते हैं, उनसे अपनी डाइट के हिसाब से चार्ट बनवाइए, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हम जो खा रहे हैं वो लगने में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ लगती है, पर वो अकेली चीज़ ही आपके पूरे वेट लॉस की जर्नी को ख़राब कर देती है। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं खाते कम हैं, पर जब पता चलता है कि वो दिन में 4-5 बार चाय पी जाते हैं, 3-4 बार खाने रोटी की बजाय पराठे खा लेते हैं, तो अकेली चाय ही एक ऐसी होती है कि वो आपके पूरे बैलेंस को बिगाड़ सकती है, आपकी इस वेट लॉस जर्नी को बिगाड़ सकती है, जिसको आप बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से दूर कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सरसाइज की बात आती है कि लोग एक्सरसाइज का नाम आते ही सीधा जिम भागने की बात करते हैं या 1-1 घंटे वॉक करने की बात करते हैं। तो ये इंक्रीमेंटल होनी चाहिए। पहली बात कि आपको सलाह जो लेनी है वो डाइटिशियन से लेनी है कि आपको कितने कैलोरीज़ के खाने की ज़रूरत है और वो कैसे संभव हो पाएगा, क्या खाने से और क्या ना खाने से होगा।
डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं खाना है। डाइटिंग का मतलब ये होता है कि आपको क्या-क्या नहीं खाना है और क्या-क्या खाना है। इसके बीच के भेद को समझना होता है। एक्सरसाइज़ के लिए यही बात होती है कि आपको इंक्रीमेंटली एक्सरसाइज़ बढ़ानी होती है। शुरू में आप 10-15 मिनट की आदत डालते हैं, धीरे-धीरे आप अपनी वॉकिंग या एक्सरसाइज़ की स्ट्रेंथ वाली ट्रेनिंग और उसकी स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग को सीखते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, पर ये आपके लिए लाइफ़ लॉन्ग हेल्पफुल होता है। उसके अलावा आम तौर पे एनासिड यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी जिन्हें हम आम भाषा में पेन किलर बोलते हैं, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक डिफाइंड ट्रीटमेंट है, बट लॉन्ग टर्म तक नहीं दे सकते हैं, उसके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो इसको इमरजेंसीज़ के लिए रखते हैं। कुछ सेफ़ होती हैं ड्रग जो कंपैरेटिवली सेफ़ हैं, पैरासिटामोल, अल्ट्रासाइड टाइप, जिसमें ट्रामाडोल और पैरासिटामोल कॉम्बिनेशंस होते हैं। बहुत सारी और भी मेडिसिन जो लंबे समय तक दी जा सकती हैं, जैसे ग्लूकोजामाइन या ग्लूकोजामाइन डायसरिन कॉम्बिनेशन या ग्लूकोजामाइन के साथ साथ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। आजकल लेटेस्ट में कोलेजन के पाउच आते हैं जो वियर एंड टियर में हेल्प करते हैं। एस एडिनोसिलमिथोनिन भी एक और सॉल्ट है जो इसके लिए दिया जाता है। तो वो आपके अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग पेशेंट में कि उनमें कौन से ग्रेड की गठिया है, कि जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होती है वो अर्ली स्टेज से मॉडरेट स्टेज से लेट स्टेज तक जाती है, तो आपको देखना होता है कि किस स्टेज पे क्या दवाई काम करती है। जैसे ग्लूकोजामिन के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जो कि अर्ली स्टेज में तो हेल्पफुल होते हैं, बट लेटर स्टेज में उनका कोई बहुत यूज़फुल नहीं होता। जब ऑलरेडी सारी कार्टिलेज घिस चुकी है, जॉइंट में बहुत अच्छे से वियर एंड टियर हो चुके हैं, तब उस स्टेज में लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। स्टेरॉइड के इंजेक्शन कई बार जब हम पेशेंट के प्रोफाइल को देखते हैं कि कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, और कई बार वो शॉर्ट टर्म अच्छा रिलीफ कराते हैं, पर ये देखना ज़रूरी है कि वो पेशेंट का कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, लोकल एरिया में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, शुगर तो बढ़ी भी नहीं है, तब जाके हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन के बारे में करते हैं। और ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है, एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसके अलावा टॉपिकल क्रीम्स आती हैं जो पेन किलर वाली क्रीम्स होती हैं, ये भी हेल्प करती हैं। सिकाई क्रीम मतलब सॉर्ट ऑफ ये आपको एक रिलीफ का एहसास दिलाती हैं। बीमारी तो ठीक नहीं कर सकती, कोई भी तेल या क्रीम, चाहे आयुर्वेदिक हो या कोई भी हो, वो बॉडी के अंदर नहीं जाता है, और जो कार्टिलेज घिस चुकी है उसको दोबारा नहीं बना सकता है। ऐसे बहुत सारे भ्रामक एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बट आप खुद सोचिए कि एक नेचुरल चीज़ जो बनी हुई थी वो ख़त्म हो गई है, तो वो किसी बाहर तेल लगाने से नहीं बनने वाली है। सुनने में, सोचने में, एडवर्टाइजमेंट में लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। ब्रेसेस आती हैं। ब्रेसेस दो तरीके की होती हैं, एक वो जो आपके जिस हिस्से पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है उसको अनलोड करने के लिए होती है, ताकि ज़्यादा जोर ना पड़े घुटने पे और आपको पेन ना हो। दूसरी सपोर्टिव टाइप की ब्रेसेस आती हैं जो आपके घुटने को सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, उससे आपको काफ़ी आराम पड़ता है। उसके अलावा आप फिज़िकल थेरेपी में जो यानी कि एक्सरसाइज की जो बात की थी उससे स्ट्रेंथ करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती हैं जिसमें आप जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। आखिर में एक ऑप्शंस आते हैं सर्जिकल ऑप्शन, कि कई बार क्या होता है यंग एज में ही आपकी कार्टिलेज या मेनिस्कस के अंदर या एसीएल, पीसीएल, बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, उनमें इंजरी हो जाती है, तो वो आर्थ्रोस्कोपी से आप अर्ली एज में, अर्ली मिडिल एज तक अगर करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओल्ड एज में तो नॉर्मली वो सारे चेंजेस होते ही हैं, तब आर्थ्रोस्कोपी कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके अलावा लगभग 50s में कई बार होता है कि इंडियन फीमेल में जॉइंट का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, कि जो अंदर की तरफ घुटनों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है, तो वो एज ऐसी भी नहीं होती कि आप नी रिप्लेसमेंट कराएं, और ऐसा भी नहीं है कि आप उस पेनफुल कंडीशन को ऐसे ही छोड़ दें। तो एक तो आजकल एक प्रोसीजर डिफाइंड है कि जो साइड में बोन होती है, सपोर्टिव बोन होती है फिबुला, उसको एक हिस्से को कट कर देते हैं तो अनलोडिंग हो जाती है। अभी उसकी लॉन्ग टर्म स्टडी के रिज़ल्ट आने बाकी हैं, बट वो हेल्पफुल होती है। और उसके अलावा ऑस्टियोटमी करते हैं हम बोन को। ऑस्टियोटमी मतलब एक तरीके से बोन में कट करके उसके अलाइनमेंट को हम चेंज कर देते हैं, जिससे एक बेटर अलाइनमेंट आ जाता है और पेशेंट को चलने में काफ़ी आसानी होती है। और फाइनली जाके टोटल नी रिप्लेसमेंट आता है। ये एक बहुत ही अच्छी और कामयाब सर्जरी होती है अगर सही तरीके से पेशेंट को चुना जाए। इसके बारे में बहुत सारी पेशेंट के मन में भ्रांतियाँ होती हैं, कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए। हमारे तो पड़ोस में उन्होंने कराया था, उनको फ़ायदा नहीं हुआ, पर अगर आप रिज़ल्ट और सक्सेस स्टोरीज़ देखेंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर सही टाइम पे, अर्ली टाइम पे, सही समय से करा ली जाए तो उसकी लाइफ पेशेंट की बहुत ही इम्प्रूव्ड हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सीधा नी रिप्लेसमेंट कराएं और ट्रीटमेंट में खाली पेन किलर खाएं। इन सब का एक इवैल्यूएशन होता है जो एक डॉक्टर जो है अपनी
एक्सपीरियंस और पेशेंट से बात करके, उन्हें एग्ज़ामिन करके देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस स्टेज पे ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ सजेस्ट की और वही ट्रीटमेंट हो गया है, वो सब इवैल्यूएशन के बाद होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।